जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम पंकज यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंकज स्टडी सेंटर। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो आपका भाई बताने वाला है वो सोशल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे के सारे वीवीआई प्रश्न हैं। अगर आप भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका तकरीबन आपको पता है कि 2 महीने से कम ही है ना, तो ऐसे में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यार शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना, क्योंकि सारे के सारे जो प्रश्न है ना वो टोटल बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार। और ये मिनिमम मैं आपको बता दूं कम से कम जो है ना यार 6 से 7 साल यानी पीछे का जो भी प्रश्न है रिपीट आ रहा है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ये सारे के सारे पूछे जा रहे हैं, कई बार लगातार पूछा जा रहा है बोर्ड एग्जाम में, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पंकज स्टडी सेंटर में जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है पंकज स्टडी सेंटर 123। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप देख सकते हैं सोशल साइंस का है कि भारत में लिंग अनुपात गिरने का क्या कारण है। भारत में लिंग अनुपात गिरने का क्या कारण है, ये आपसे पूछा है। ये काफी वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर देख सकते हैं, मैंने उत्तर लिखा इसका कि भारत में लिंग अनुपात गिरने का मुख्य कारण लड़कों के प्रति सकारात्मक सोच, यानी लड़कों के प्रति क्या है, सकारात्मक सोच है, तथा लड़कियों के प्रति नकारात्मक सोच है। ठीक है, जिसके कारण देश का लिंग अनुपात प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियां की संख्या गिरकर मात्र 943 रह गई है। बस इतना आपको उत्तर लिखना है। अगर आपके एग्जाम में पूछे कि भारत में लिंग अनुपात गिरने का क्या कारण है तो आपको इतना उत्तर लिख देना है। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारे पास है, प्रश्न क्रमांक 2 की ओर चलते हैं। तो 2 में दिया गया है कि भारतीय लोकतंत्र की विशेषताएं, भारतीय लोकतंत्र की क्या करें विशेषताएं लिखिए। तो देखो मैं आपको बता दूं उत्तर यहाँ मैंने लिखा कि भारतीय लोकतंत्र की विशेषताएं यानी 2 विशेषताएं निम्नलिखित है या इस प्रकार है, ऐसे आप कह सकते हो। पहला हमारे पास है कि लोकप्रिय संप्रभुता। ठीक है, लोकप्रिय संप्रभुता, इसमें आप देख सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र संप्रभुता आधारित है। इसमें लोग अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं, अपने लोग शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राजनीतिक समानता, तो राजनीतिक समानता यहाँ पे लिखा गया कि भारतीय लोकतंत्र में सभी नागरिक अलग अलग जाति, पंथ, धर्म, लिंग के पश्चात है ना भी कानून के समझ समान माने जाते हैं। होगा ये कानून, और ये समझ नहीं समक्ष होगा। ठीक है, क्या होगा, समक्ष, कानून के समक्ष समान माने जाते हैं। आप इसका उत्तर लिख लेना। ठीक है, अगर कहीं मिस्टेक हुआ होगा तो यार आप लोग सही कर लेना, क्योंकि आपके बुक से ही है सब प्रश्न। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न हम लेते हैं। तो यार यहाँ पे आप देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 6। तो प्रश्न क्रमांक 6 में दिया कि अभ्रक के 6 में डायरेक्ट में चला गया, सॉरी 6 पे मैं डायरेक्ट चला गया, मैं दूसरा प्रश्न ले लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो तीसरा प्रश्न है ना। तीसरा प्रश्न हमारे पास है कि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन से उद्योग आते हैं। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन से उद्योग आते हैं, तो उत्तर मैंने लिखा कि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सूचना, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी व सॉफ्टवेयर उद्योग आते हैं। ये सारे के सारे आते हैं तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4 में आप देख सकते हैं लिखा गया 4 में कि केरल के अंडा राज्यों की तुलना में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर आप देख सकते हैं लिखा गया कि स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, यानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है स्वास्थ्य की। ठीक है, और उपलब्ध है, इस यदि उपलब्ध है तो यानी उपलब्ध होने के कारण शिशु का मृत्यु कम होता है। ठीक है, यानी सुविधा यहाँ जो होता है स्वास्थ्य की सुविधा ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, इसी के कारण मृत्यु कम होता है। प्रश्न क्रमांक 5 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 5 में दिया गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आप क्या समझते हैं। क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आप क्या समझते हैं। ये भी काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं कि यार आपके लिए ना बहुत मेहनत करता हूँ, क्वेश्चन को छांटता हूँ, ठीक है, फिर आपको प्रोवाइड करता हूँ। एक वीडियो बनाने के लिए कम से कम 2 घंटे हमको लग जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए यार लाइक कर देना। ठीक है, तो इसका उत्तर आप देख सकते हैं लिखा गया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आशय उस वितरण प्रणाली से है जिसमें उपयोग की कुछ वस्तुओं अथवा खाद्य पदार्थों को न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है। आप ये कह सकते हो, ये हमारे पास इसका उत्तर है। तो आइए अगला प्रश्न हम लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 आप देख सकते हैं लिखा है कि अभ्रक के 2 उपयोग लिखिए। तो अभ्रक के 2 उपयोग लिखना है। तो उत्तर मैंने लिखा कि अभ्रक के 2 उपयोग निम्नलिखित है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहला इसका है कि
उच्च गलनांक होने के कारण इसका उपयोग बहुत से उद्योगों में किया जाता है। यानी अभ्रक का जो गलनांक है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए इसका उपयोग बहुत सारे उद्योग में किया जाता है, फैक्ट्रियों में किया जाता है। यहाँ दूसरे नंबर में मैंने लिखा कि वर्तमान में इसका उपयोग बिजली के उपकरणों में किया जाता है, क्योंकि यह ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक किसे कहते हैं? जिसमें बिजली न बह सके उसे हम कुचालक कहते हैं। आइए अगला प्रश्न हम लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं यहाँ पे 7 की ओर। तो 7 में दिया गया है कि भारतीय कृषि के किन्हीं 3 समस्याओं का वर्णन कीजिए। ये मैंने गलती से लिख दिया, हमें लिखना नहीं था। ये कब कब पूछा गया, ऐसे अगर लिखूंगा तो मैं सबका लिखता है ना, तो ये मैं जब गेस कर रहा था तो उस समय लिखा गया, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दूं कि 2020, 17, 14, 16 में ये पूछा गया प्रश्न, ठीक है। चलिए, वैसे तो सभी जो भी प्रश्न मैं लिया हूँ सभी बोर्ड में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इस बात पर ध्यान, ऐसा मत समझ लेना कि बाकी पे नहीं लिखे हैं सर तो इसका मतलब वो सब इम्पोर्टेंट नहीं। देखिए सब इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे लड़ गया तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, नहीं लड़ा तो फिर कोई इंपॉर्टेंट नहीं, ऐसा होता है, ठीक है। तो चलिए, इसका उत्तर जो मैंने लिखा कि भारतीय कृषि की समस्या पिछड़ेपन निम्न कारण है, ठीक है। पहला आप देख सकते हैं कृषि की वर्षा पर निर्भरता, यानी कृषि लोग जो किसान करते हैं वो वर्षा पर निर्भर करता है। वर्षा अधिक हुआ तो चलो भाई बढ़िया फसल होगा, है ना। बी में आप देख रहे हैं कि कृषि जोतों का छोटा आकार होता है। ऑप्शन सी में आप देख सकते हैं, सी नहीं मैंने लिया इसका नंबर बाय नंबर, कि श्रम प्रधान तकनीकी। और डी में मैंने लिखा कि भूमि पर जनसंख्या भार में वृद्धि, ठीक है। तो ये सारे के सारे मैंने क्या किया, समस्याओं का वर्णन किया, ठीक है। ये कारण सब मैंने बताया, ओके। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। आइए इसी प्रकार हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की ओर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यार, प्रश्न क्रमांक 8 में दिया कि सीमांत सड़कों का महत्व बताइए। सीमांत किसका? सीमांत सड़कों का महत्व बताने के लिए आपको कहा जा रहा है। तो इसका आप उत्तर देख सकते, लिखा गया सीमांत सड़कों का महत्व निम्न रूप में है, ठीक है। सीमांत सड़कों का महत्व क्या है? निम्न रूप में है। इन क्षेत्रों में क्या है? दुर्गम क्षेत्रों में अभिगम्यता क्या? अभिगम्यता बढ़ाई है, ठीक है। ये उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी, ठीक है, ये उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक कार्यों को संपन्न करने में सहायता प्रदान करती है। इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में अत्यधिक सहायता पहुंचाई गई है, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। आइए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 9 की ओर चलते हैं, ठीक है। तो 9 में आप देख सकते हैं, अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जरूर जाना, ठीक है, वहाँ से PDF आपको मिल जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9 में दिया गया कि किन्हीं 2 लौह खनिजों के नाम बताइए तथा उन राज्यों के नाम भी बताइए जो इन खनिजों के प्रमुख उत्पादक है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका उत्तर है कि लौह अयस्क, ठीक है, जो कि कर्नाटक में है, और मैग्नीज ये ओडिशा में है। मैंने 2 बता दिया कि नहीं, ठीक है, लौह अयस्कों के नाम, और कहाँ का है वो भी मैंने बता दिया कि लौह अयस्क ये कर्नाटक में और मैग्नीज का है ओडिशा में, ठीक है। तो आइए प्रश्न क्रमांक 10 की ओर चलते हैं। तो 10 में दिया गया यहाँ पर कि रबी की किसी एक फसल का नाम एवं उसके बोने का समय बताइए। रबी की किसी एक फसल का नाम एवं उसके बोने का समय बताने के लिए आपको कहा जा रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका उत्तर है कि गेहूं एक रबी फसल है जो शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती है, ठीक है। क्या है कि गेहूं एक रबी फसल है जो शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काट ली जाती है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे रबी फसल के बारे में। आइए इसी प्रकार हम चलते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। तो हेलो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 11। तो प्रश्न क्रमांक 11 में दिया गया है कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम लिखिए। बहुउद्देशीय यहाँ गलती लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप लोग सही कर लेना। तो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम आपको बताना है। तो मैंने उत्तर लिखा कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नांगल है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन है? भाखड़ा नांगल है। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ दे आपसे, ठीक है। भाखड़ा नांगल परियोजना है, यह सतलुज नदी पर निर्मित है, ठीक है। सतलुज नदी पर क्या है? सतलुज नदी पर क्या है? निर्मित है, ठीक है। आइए इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 12 की ओर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 में यहाँ पे लिखा गया है मैंने। तो प्रश्न क्रमांक 12 में दिया कि वनों के किन्हीं 2 प्रत्यक्ष लाभों को बताना है। किसके? वन के जो प्रत्यक्ष लाभ है उनके बताना है। कितने? तो 2 लाभ को बता देना है, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने उत्तर लिखा कि वनों के प्रत्यक्ष लाभ निम्नलिखित है, यानी 2 प्रत्यक्ष लाभ निम्नलिखित है। पहला आप देख सकते हैं कि लिखा गया कि वनों से घरेलू उपभोग की वस्तुएं, पशुओं हेतु चारा तथा ईंधन हेतु लकड़ी और वन्य जीवों का आवास प्राप्त होना। ठीक है, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। और दूसरा आप देख सकते हैं कि वनों से वातावरण में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो प्रश्न मैंने आपको बताया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना और दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।